दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। असद उमर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, उनके पास अब असम्बलियाँ तोड़ने का ऑप्शन नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर के ज़रिए अपनी इस इंटेंशन से उन तमाम हलकों को आगाह कर दिया जिनको वो आगाह करना चाहते थे, या जिनके ऊपर अपनी वो काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे, वहाँ तक उन्होंने असद उमर को यूज़ करके पैगाम रसानी अपनी कर दी है। एक मशहूर सेइंग है, लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त बराह रास्त राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं करते और अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए किसी तीसरे वसीले का, राब्ते का, राब्ता कार का ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि पार्टी इज़ ओवर, गेम ख़त्म हो गई है, दाल में कुछ काला काला है और आगे कुछ और चीज़ें ऐसी डेवलप होने वाली हैं जो किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। और इमरान खान ने इन्हीं चीज़ों को प्रीएम्प्ट करते हुए असद उमर के ज़रिए 3 शख्सियात, 3 तबकाहात, 3 गिरोहों, 3 पावर ब्रोकर्स, 3 स्टेक होल्डर्स को पैगाम पहुंचा दिया और बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पहुंचाया। असद उमर ने यह कहा राना मुबशर साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर, और मिसाल दी उन्होंने KPK के एक बागी ग्रुप की जिसके 10 से 12 की तादाद है, और वो आते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, और इमरान खान साहब उनसे मुलाकात से पहले ही असद उमर साहब को बुला लेते हैं और असद उमर साहब को बुला के कहते हैं कि आप भी बैठे मेरी मीटिंग में, ये जो बागी लोग हैं इनसे मैंने मिलना है, इनको बड़े शिकवे शिकायत हैं KPK की गवर्नमेंट के साथ। तो असद उमर साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि यार इनके साथ ज़रा कोई नरम सलूक कीजिएगा, इनकी बात सुन लेना, बात सुनने के बाद इनको कायल छैल करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो असद उमर कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसे ही वो आएंगे हम उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो असद उमर के बकौल जो उन्होंने राना मुबशर को कहा कि जैसे ही वो 10-12 लोगों का ग्रुप आया, वो आके बैठा, तो इमरान खान साहब ने बात ही इस बात से शुरू की कि देखो मुझ पर दबाव डालने की कोशिश ना करो, मुझ पर अगर दबाव डालने की कोशिश की, ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं बचेगा, लिहाजा ऐसी बातें ना करके मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश ना करो। हाँ, आ गए हो तो अब बताओ क्या मामला है, क्या बात तुमने करनी थी, कौन से तुम्हारे रिजर्वेशन है। तो असद उमर ने कहा कि जी वो 10-12 लोग जो हैं वो टोटल फ्लैट हो गए, और उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी गाली ही नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद। तो इनफैक्ट असद उमर ने ये सारे वाक़े का हवाला देने के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप की इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी को बड़े ढके छुपे अल्फाज के अंदर, लेकिन बड़े वाज़ेह तौर पर ये बता दिया कि पैगाम जहांगीर तरीन के लिए ये है, इमरान खान का पैगाम बरास्ता असद उमर, ये पैगाम ये है, जवाब ये है कि जनाब मुझसे कोई खैर की तवक्को ना करना, लिहाजा आप अपने काम, मैं अपने काम। दूसरा पैगाम वो भी बड़ा वाज़ेह है, वो दूसरा पैगाम है अपोजिशन जमातों के लिए। अपोजिशन जमातों के लिए पैगाम इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि NA 249 के इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, और उससे पहले जो डस्का के अंदर, जो वज़ीराबाद के अंदर जो इस वक्त ट्रेंड इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है, वो ट्रेंड है बिल्कुल डाउनवर्ड्स, बिल्कुल नीचे की तरफ। और ये जो NA 249 का इलेक्शन है, इसने तो उसके गुब्बारे में से बिल्कुल ही हवा निकाल दी है। लिहाजा अब इमरान खान साहब को इस बात का बड़ा खूबी से अंदाज़ा है, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि इस वक्त मैं मकबूलियत के उस पीक पे नहीं जहाँ पे मैं 2018 या 2012 में था, लिहाजा मुझे अब ऐसे काम करने हैं, ऐसे पैगाम देने हैं, जो मेरा वोट बैंक रह गया उसको मैंने इंटैक्ट करना है, और उसको इंटैक्ट करने के लिए मुझे अपने अंदर से वही दोबारा अग्रेसिव ही मैन इमरान खान को निकालना है। लिहाजा अब वो दोबारा अपने वैसे ही मैन इमरान खान को निकालना चाहते हैं, और इसीलिए अगर आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिन के अंदर उनका एक रेगुलर इंटरेक्शन हो रही है लोगों के साथ बरास्ता मीडिया, क्योंकि अब वो उस तरह जलसे जुलूस तो हो नहीं पा रहे, लेकिन वो किसी न किसी प्रोग्राम की लॉन्च के ज़रिए लोगों को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर अपना जो नैरेटिव है, जो करप्शन का और एहतसाब का नैरेटिव है, उसके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है NA 249 की और ख़ासतौर पर PTI की डाउनफॉल की, तो इस बात के ऊपर भी किसी को दो राय नहीं है। ख़ुद इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इस लायक नहीं है कि उनको वोट दिए जा सकें, लिहाजा अब वो बड़ी खूबसूरती के साथ ये जो इंटरनल अपने इख्तलाफात हैं इसको डिपिक्ट करेंगे इस परफॉर्मेंस पर, और उसके बाद जो अपोजिशन को आपस के अंदर दोबारा हेड ऑन करने की पॉलिसी जिस पर वो अमल पैरा हैं, उसी पर अमल पैरा करते रहेंगे ताकि इस जो फेज़ है इसको आगे बढ़ाया जाए। तीसरी बात तीसरा पैगाम जो है वो है उनका इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए।
और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए चूँकि पैगाम आया था एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के नतीजे में, तो इमरान खान ने भी एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके अपना जो जवाब है वो वहाँ तक पहुँचा दिया। वो जो आर्मी चीफ़ की एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी उसके बारे में भी तमाम तफसीलात आपको पता हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई उसके बारे में भी मैं कल जो मेरा लास्ट वीलॉग था उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों तरफ भी एक जो कॉन्फिडेंस है वो उस जैसा नहीं है, वो सेम पेज नहीं है। लिहाजा जब सेम पेज नहीं होता तो उसके बाद ये जो टमक टोइयों वाला काम है ये शुरू हो जाता है। और अब ये टमक टोइयों वाला मामला हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अब उनके मुतबादल के लिए कौन कौन से काम हो रहे हैं और उन कामों को उन्होंने कैसे रोकना है, उन लोगों को किस तरीके से फ़्लाइट से रोकना है। तो ये जो 3 पैगाम इस एक असद उमर साहब के ज़रिए आए थे वो 3 पैगाम पहुंच गए, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी थिंकिंग क्या है। तो इसके लिए कि 2-3 दिन पहले एक बनी गला के अंदर होता है इजलास इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही। इसमें इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट के तमाम अरकान मौजूद होते हैं, जिसमें परवेज़ खट्टक हैं, जिसमें असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं और दीगर लोग हैं। वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं और इस मीटिंग के अंदर जो इस वक्त का तमाम सिनेरियो उसको डिस्कस किया जाता है। और उस डिस्कशन के बाद ये बात तय की जाती है कि किसी भी किस्म के हालात के अंदर इमरान खान को हमने बिल्कुल चढ़ा के रखना है, उसको बिल्कुल उस इमेज को हमने किसी भी तरीके से उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन ये बात तय है कि हमने किसी भी मामले पर लचक का मुजाहरा नहीं करना। और अगर हमें सियासी शहीद बनने का ऑप्शन मिल जाए इस मौके पर, जब हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही पुअर हो, तो उस सियासी शहीद का रुतबा हमें फौरी तौर पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई मामला काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि जहांगीर तरीन को अगर रिलीफ नहीं मिलता, अगर जहांगीर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या नून लीग के साथ मिलकर इन हाउस चेंज के ऑप्शन की तरफ जाते हैं और इन हाउस चेंज कामयाब नहीं होता या कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रहेगी, क्योंकि उसकी अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लिहाजा ये अल्टीमेटली इस असम्बली के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक होने नहीं जा रहा। इसका कुछ मामला गड़बड़ लगता है। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि जो अगले इलेक्शन हैं ये अपने शेड्यूल के मुताबिक 2023 में ही हों और हम कबल वक्त इलेक्शंस की तरफ ना जाएं। और अगर हम देखें तो माजी के अंदर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब इलेक्शंस कराए थे तो सबसे पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर चौधरी शुजात और फिर जो है शौकत अज़ीज़ वो बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, यूसुफ ज़ागिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर 2-2, 3-3 तब्दील हुए हैं। लेकिन हुकूमतों ने अपने 5-5 साल गुज़िश्ता ये 20-21 साल के अंदर उन्होंने अपना टर्म पूरी की है। तो लिहाजा इस पूरे सिनेरियो के अंदर भी मुझे ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट अपनी टर्म तो शायद 5 साल की असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले, शायद प्राइम मिनिस्टर ये वाली अपनी टर्म पूरी ना कर सके। और इसीलिए अगर अब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो 2 दिन पहले जो मौलाना फजलुर रहमान ने बात की थी कौमी हुकूमत वाली, तो मामला उसी सिमत में जाता नज़र आ रहा है। और जिसका इशारा कल इमरान खान साहब ने भी किया था कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब को किसने रिहा कराया, कौन उनके पीछे है और किस तरीके से मामला को आगे ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि इमरान खान को भी अब इस ये जो चेस बोर्ड टेबल के ऊपर बिछा हुआ है इसके बारे में उनको बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त कौन सा मोहरा किसके इशारे पर किसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। और जो बंदा सियासत इस किस्म की पावर पॉलिटिक्स खेल रहा होता है उसे इस बात का अंदाज़ा तो ज़रूर होता है कि ये मामला किस तरफ चलते हैं और किस मोरे को किस मोरे के साथ मैंने टैकल करना है। तो इतना तो इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है। लिहाजा वो अपने इस गेम के अंदर भरपूर तरीके से एक्टिव हैं। पैगाम पहुंच चुका है जहां तक पहुंचाना था इमरान खान साहब ने, असद उमर के ज़रिए भी पहुंचा दिया। ब्लफ है या हकीकत है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्लफ होगा। इमरान खान साहब रंगबाजी तो कर लेते हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में इतनी ज़्यादा उनके पास गुंजाइश मौजूद होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब हमें सीरियसली जून के बाद इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तब्दीली आएगी और तब्दीली उसी स्क्रिप्ट के तहत होगी जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको मुसलसल आगाह करता चला आ रहा हूँ। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। इरफान मसूद साहब का सवाल है जी, बिलावल विजनरी फैसले करते तो शायद पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो जाता।
इरफान साहब, क्या बिलावल साहब फैसले कर रहे हैं? सबसे अहम बात तो ये है कि बिलावल साहब फैसले कर ही नहीं रहे। जो फैसले कर रहे हैं उनका जिक्र आप करते तो बात सीधी हो जाती है। अगर बिलावल की जगह पर आप लिखते आसिफ जरदारी विजनरी फैसले करते तो शायद पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो जाता, तो बात बिल्कुल ठीक आती, समझ में भी आती, क्योंकि पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के अंदर जो बुनियादी रुकावट है वो बिलावल साहब नहीं है, वो बुनियादी रुकावट है आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि उनकी हर वक्त की जो सियासत है वो उनके अपने मुफादात, उनकी अपनी ख्वाहिशात और उनके अपने मुकदमात को थोड़ा सा गो स्लो करना, सज्जे खब्बे करना, वो उसी मामला तोड़पन के अंदर उनकी सियासत है। लिहाजा ऐसी सियासत के अंदर पार्टीज़ को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये बहुत बड़ा अलमी आसिफ जो है बिलावल साहब के लिए भी, कि उनको ऐसे हालात के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है कि वो खासी बेबसी इसके अंदर महसूस कर रहे होंगे, मेरा ये ख्याल है। और उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी जो अब सिर्फ एक सूबे तक महदूद हो गई है। मोहम्मद मुस्लिमीन साहब का ये सवाल है जी कि किस तरह कलअदम तंजीम इलेक्शन लड़ सकती है, कानून की हुक्मरानी का है। अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका इशारा है कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि उनके एक वर्कर ने NA-249 के अंदर इलेक्शन भी लड़ा और तीसरे नंबर पे आए, बड़े अच्छे वोट्स लिए उन्होंने। तो आपका जो सवाल है ना, ये इस वजह से थोड़ा सा इसको आप इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत जमातें इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कलअदम करार पाती हैं, और उसके लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हासिल करना पड़ता है। उसके बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी कलअदम करार नहीं दी जा सकती। और इस जमात को कलअदम कराने के लिए अगर हम फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो काजी फाइज़ ईसा का जो फ़ैसला है उससे के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएं तो ये कलअदम हो सकती है। अब चूँकि इसको कलअदम किया गया है जो दहशतगर्दी का एक्ट है उसके तहत, और उसके तहत इनके पास अपील का हक़ है, जिससे मैंने आपको बताया भी था, इन्होंने अपील भी कर दी है। अपील के ऊपर फौरी तौर पर एक बोर्ड भी बन गया, उस बोर्ड के अंदर इनकी फ़र्स्ट हेयरिंग भी हो गई है। और अब देखते हैं कि आगे ये कैसे चलता है। अगरचे शेख रशीद साहब ने कल ये कहा था कि ये इसके बारे में अपने फैसले पर कायम, हम सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए डिक्लेरेशन भी लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लिहाजा चूँकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत काम कर रही है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिक्लेरेशन नहीं आया, लिहाजा ये इलेक्शन लड़ सकते थे। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा। इम्तियाज़ चौधरी साहब कहते हैं कि आपने क्यों कहा आइंदा इलेक्शन पुरतशद्दुद और खूनी हो सकते हैं, अच्छे की उम्मीद होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे की उम्मीद होना चाहिए। ये जो इशारा, ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ तो ये इनफैक्ट पीपल्स पल्स के मुताबिक करता हूँ। हम जो चीज़ें इस वक्त फील्ड के अंदर देखते हैं, बराह रास्त लोगों के साथ इंटरेक्शन करके देखते हो, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस हद तक पोलराइजेशन, और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून और जो PTI का वर्कर है, वो बिल्कुल मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्कर हम देखते थे 90 की दहाई में, जब एक दूसरे को खून के प्यासे न, तो खून के प्यासों वाला सीन लगता था, तो बिल्कुल ऐसे ही सीन लगता है। और इस वक्त ये जो दोनों पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो भी अपने जो वर्कर्स हैं, इनका जो टेम्परेचर इसको कम करने की, ये सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे। और अमूमन ये वाला जो तनाव है ये डिपिक्ट करता है जाके इलेक्शंस के अंदर, या ऐसी भी किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर जहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो उस पर मुझे ये है कि अगर हमने इस तनाव को कम ना किया तो उसका नतीजा किसी न किसी लेवल पर तशद्दुद की शक्ल में निकलेगा, और तशद्दुद किसी भी तौर पर अच्छी बात नहीं है। इस पर हमें गुरेज करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।